हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नहीं दोस्त अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, हमारे आज के दिन में हम लोग हमेशा कतराते रहते हैं किसी न किसी टॉपिक पे बात करने के लिए। आज ऐसा ही एक टैबू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मास्टरबेशन इन मेल फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी और नाइट फॉल। इस टॉपिक पे हमारे से बात करने के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर हिमांशु धवन, जो को फाउंडर है श्रेयस ग्रुप के। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो वेल बढ़िया एकदम ऑल गुड। हाँ जी सर, मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि 13 साल की उम्र से जब बच्चा मास्टरबेशन के बारे में जानता है, नाइट फॉल्स होने लगते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो मास्टरबेशन हेल्दी है, अच्छा है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी ओ माय गॉड करके, जिसमें मास्टरबेशन को लेके बहुत ही बातें हुई। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर, मास्टरबेशन इज इट हेल्दी थिंग और अनहेल्दी थिंग? देखो मेरे हिसाब से हम तीन जो हिंदुइज्म है वो चार पिलर पे खड़ा है, जिसमें आ जाता है धर्म, मोक्ष, उसमें एक पिलर कामा, और तीसरा जो सबसे मेजर जिसमें हम कर्म बोल लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये चार पिलर हैं तो उसमें एक हमारे पास है, एक थ्योरी है काम की, जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि मास्टरबेशन इट्स गुड, नॉट इन दैट वे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो दैट इज मीन्स कि आप गए, आने वाली लाइफ थोड़ी सी तो डिस्ट्रॉय होगी। क्योंकि क्या है कि आप कोई भी चीज़ एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हो तो दैट मीन्स वो वेल चलेगी, बढ़िया से चलेगी। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहे हो तो वो आपका सर फोड़ेगी, माथा खाएगी। तो उसी वे में मैं आपको बताता हूँ कि मास्टरबेशन इट्स गुड व्हेन इट्स इन लिमिट्स। मतलब कि आप हफ्ते में 2 बार ही कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली मैक्स से मैक्स 3 बार ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या है कि हमारे डेड स्पर्म काउंट होते हैं, वो नॉर्मल है, डेड स्पर्म काउंट हर 3 से 4 दिन में होते हैं। अगर वो इजैकुलेट है वैसे ही मास्टरबेशन हो जाता है तो वैलिड, कोई इशू नहीं है। रही बात नाइट फॉल की, नाइट फॉल से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि टीनेज को थोड़ी सी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। उसमें भावुक होने वाली कोई बात ही नहीं है, मर्द बन रहे हैं बच्चे, हाँ जी। मर्द बताइए बोल रहे हो। तो जब वो मर्द बन रहे हैं तो इट मीन्स नाइटफॉल होना एक स्वाभाविक है। अगर नाइटफॉल नहीं होगा तो वो मर्द नहीं बन पाएगी। तो मर्द बनने के लिए नाइटफॉल होना ज़रूरी है। तो नाइटफॉल जो है वो बेसिकली तब बनते होता है जब हमारे स्पर्म डेड हो रहे हैं और वो इजैकुलेट वेट ड्रीम्स के साथ आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि राइट एज क्या है मास्टरबेशन की, तो मैं हमेशा ही बोलूँगा जब आप 16 से क्रॉस हो जाओ, जब आपके फेशियल हेयर पूरे से आ जाए, छाती के बाल थोड़े ढंग से आ जाए, आप समझ लेना तब एडल्ट हो गए। अदरवाइज़ अगर आप उसको अर्ली एज पे करोगे 13, 14 या 15 में, तो वो क्या पता आपको दिक्कत दे सकता। आप वैसे भी एज तो अलग अलग डिपेंड करती है। मेरी एज क्या बता 16 में है, आपकी एज क्या बता 15 में भी आ सकती थी। तो बट वो डिपेंड करता है जब छाती के बाल आ जाए, जब आपकी दाढ़ी मूछ अच्छे से आ जाए, और उसके बाद नाइटफॉल आप 6 महीने तक यूज़ कर लें, या जिसे मैं बोलूँ कि आप उससे ऑप्ट हो जाए, या आप उससे नाइटफॉल से एक्चुअली एक्सपीरियंस कर चुके हो 6 महीने तक, उसके बाद आप कभी भी स्टार्ट कर सकते सर, जैसे एडोलेंस के फेस पे दाने वगैरह आते हैं और ये सब, इज दिस द रीजन कि मास्टरबेट लोग कहते हैं कि तेरे मुंह पे दाने आ रहे? इज इट अ मिथ और हो। देखो मास्टरबेशन से कभी हम देखते तो नहीं है कि एक्ने आएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या, वो जब हम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट देखते हैं बॉडी में तब एक्ने आने के चांसेस होते हैं। उसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि अगर कुछ लोग जो है वो बाल्डनेस की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो कॉज बाय वो हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से या हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से आते हैं, वो नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है तो एक्ने नॉर्मल सी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे भी थे टीनेज में। हाँ, तो हम कोई ऐसा थे ना थे कि हमारे अंदर कुछ मास्टरबेशन का कुछ वो था। हर किसी को नॉर्मल ही है, स्किन टू स्किन वेरी करता है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। सर, लिंग मतलब जो हमारा मेल फर्टिलिटी पार्ट है, इसके बारे में लोग बात करने में कतराते हैं। स्कूल में एक लाइफ प्रोसेस करके चैप्टर होता था साइंस का,
हमारे स्कूल में जो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। जो टीचर पढ़ाते नहीं थे और बच्चे हाथ छुपा छुपा के एक दूसरे को दिखाते थे कि ये देखिए ये है भाई, ये क्या है, ये डायग्राम किस चीज़ का है, लड़कियाँ और लड़के लड़के आपस में बात नहीं कर पाते थे। मैं बात कर रहा हूँ शायद 8th 9th की, जब हमारे को ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो स्कूल्स को इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे अभी हमने बात करी कि ओ माई गॉड करके एक मूवी आई थी, वो बेसिकली स्कूल लाइफ में ही एक बच्चे ने बाथरूम में जाके कुछ मास्टरबेट किया। मास्टरबेट किया और उस मूवी में ये दिखाया गया कि उसके ऊपर केस चला और बहुत सारे बच्चे एज अ यूनियन एंड में खड़े भी हो गए उसके लिए। नहीं, ये मूवी एक्चुअली अच्छी थी, मैं अभी खुद भी कहता हूँ। उसके पीछे ये था कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में एक बारी अवेयर तो किया लोगों। देखो, सेक्स एजुकेशन इसलिए भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आज की डेट में अगर हम बच्चों को बता दें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो सारी चीज़ें हमारी लेवलाइज हो जाती हैं। अगर हम उनको बता ही नहीं रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो क्यूरियोसिटी में हर किसी से पूछ रहे हैं, किसी भी अपने दोस्त यार से पूछ रहे हैं, तो वो गलत भी तो सीख सकते हैं। जितनी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए, जिनको इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में एसटीडी से बच सकता है। ठीक है। दूसरा, अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी एक वहाँ का केस ही देख लो, नॉर्थ वेस्ट का है केस, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट का एक केस है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे HIV पॉजिटिव हुए। अगर उनके पास नॉलेज हो कि भैया प्रोटेक्शन यूज़ करनी होती है या हम कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे लिए ये वाली चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारी अब इवन फीमेल के साथ भी कि अगर अर्ली कुछ हो जाता है तो उनको IPL वगैरह कोई चीज़ ऐसी चीज़ कंज्यूम कर सकती हैं, या इन सारी चीज़ों में ना भी जाओ तो भी उनके पास सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी राइट एज क्या है। ठीक है। हम शादी के लिए तो मेंशन कर दें कि 18 साल होना चाहिए, बट उनको सेक्स एजुकेशन को के अंदर भी ये भी सिखाया जाए कि राइट टाइम कौन सा है आपका। ठीक है। क्योंकि आज के डेट में 18 साल के बाद बच्ची जवान हो जाती है, उसकी शादी करने के लिए लग जाते हैं पेरेंट्स। हमारी गवर्नमेंट भी कहती है 18 साल में बच्ची जवान है, 21 साल में बच्चा जो है वो एक युवक की स्थिति में आ गया है। जब हमारी गवर्नमेंट ही बोल रही है तो इससे पहले उनको एजुकेशन तो दे दो। तो ये तो है नहीं कि मम्मी से जाकर पूछेगा बच्चा या पापा से जाकर पूछेगी बच्ची। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से स्कूल को एक स्टेप आगे आना चाहिए और इस बारे में अवेयरनेस करना चाहिए बच्चों को, जिससे वो अपनी आने वाली लाइफ में थोड़ा सा बेटर और अच्छे से अपनी चीज़ों को समझ पाए। सर लिंक को ही लेके मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली काफ़ी सारे लोग बुश अपना जो बाल आते हैं उसके ऊपर उसे काटते हैं। तो क्या वो काटना सही है या क्या वो काटना किसी न किसी तरीके से गलत है? क्योंकि बुश काटना कुछ लोग कहते हैं कि वो सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो गलत है। नहीं, देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। प्यूबर्टी हेयर आना नॉर्मल सी है, हर किसी को आते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। प्यूबर्टी हेयर हटाना इट्स अ पर्सनल चॉइस। ठीक है। आपको हटाना पसंद है, दैट मीन्स योर पर्सनल चॉइस, और अगर मेरे को नहीं हटाना पसंद है तो मेरी पर्सनल चॉइस। रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है उससे, कुछ कह तो ना रहे। अब वो ये बोलो कि ओवर प्रोटेक्टिव कर दे, वो किसी से बचा लेगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है उसके पीछे कि जिसने हटाया उसको बीमारियां लग गई, जिसने नहीं हटाया उसको भी बीमारियां कम लगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा है कि कोई हटा दोगे तो आपको इन्फेक्शन कम देखेंगे, आपको इन्फेक्शन कम मिलेंगे, ऐसा तो कुछ जिसने आपने एसटीडी की बात करी, हाँ। तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो बेसिकली अलग अलग पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से ही हो सकती है, क्योंकि ट्रांसमिशन का मतलब ही यही हुआ कि एक फ्रॉम वन सेक्स टू अदर। तो एसटीडी जो होता है वो नॉर्मली देखा जाता है कि हम प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं तब एसटीडी आएगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड्स या जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिलेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अच्छा है क्या वहाँ पर दिक्कत पर? देखो, ये भी एक पर्सनल चॉइस होती है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बुरी बात, हाँ, वो आपकी गृहस्थी के लिए ख़राब हो सकती है, बट चॉइस तो आपकी अपनी है। हर बंदे को पता चल रहा होता है कि वो क्या कहाँ सही है कहाँ गलत है। आपको भी पता होगा कि मैं अगर बाहर किसी को पटा रहा हूँ या किसी को कुछ भी कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि वो आपको अंदर ही अंदर जहन में बता रहे होते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो जब वो इट्स अप टू यू कि फील कैसी आ रही है। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने हैं तो रखो,
अगर आपको ऐसा मन करे कि आफ्टर मैरिज मैं प्रोस्टिट्यूशन के पास जा सकता हूँ, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि एसटीडी से बचने के लिए अवेयरनेस चाहिए। अगर आप प्रोस्टिट्यूशन के पास भी जा रहे हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहे हो, तो आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको क्या प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए, आपको क्या चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ सही है या गलत है, ठीक है, सही गलत वो जो थ्योरी देने वाले हैं वो हम नहीं हैं, वो आप ही हो। सर कॉन्डम एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग पहनने में कतराते हैं कि मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि ये आपने मज़ा नहीं आता, कॉन्डम की फील नहीं आ रही भाई, ऐसा लगता है कि तकिए में डाल रहे। बिहार में ये एक चला था सिनारियो जहाँ पर कि कॉन्डम्स के बाद वो अलग से वो दिक्कतें देखने मिलती है। तो देखो सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके बाद, अब तो उन्होंने इसलिए भी इतनी सारी वैरायटी निकाल दी है कॉन्डम्स में कि आपको ये फील ही ना हो थे। सर खानी फिर कॉन्डम खानी तो पहनी तो है, बट पहनने के बाद भी अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, तो देयर्स अ लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई अब फील ले लो, अब नहीं तो अब फील ले लो। तो बट एक प्रोटेक्शन तो रिक्वायरमेंट है ही ना। सर इसमें क्या अलग अलग साइजेस होते हैं, मतलब कॉन्डम तो ऑब्वियसली एक है, साइजेस कॉन्डम के भी साइजेस होते हैं कि जिसका बड़ा है जिसका छोटा है? नहीं, बेसिकली सेम साइज़ के ही मिलते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, रेज जाता है, फिर उसको रबर रैप होता है, वो जितना ज़्यादा हो सके उतना पीछे की तरफ पुल कर लो, जितना है जितना में पुश कर दो। फीमेल को सेटिस्फाई करने की क्या तरीके है, मतलब मेरे सारे दोस्त लोग जानना चाहते हैं और वो बहुत इच्छुक है जानने के लिए कि फीमेल को सेटिस्फाई कैसे करा जाए। देखो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेजर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने का होता है। जितना आप चलोगे उस मोमेंट पे उतना आप सेटिस्फाई कर पाओ, ये एक फैक्ट है। अब अगर उस बीच में अगर आप इजैकुलेट जल्दी हो जाता है या आपका इरेक्टाइल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फीमेल पार्टनर या एज इन कोई भी रिलेशनशिप में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो उसको रखने के लिए अपने इरेक्टाइल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को खुश रख पाओ, सेटिस्फाई रख पाओ। क्या सर ये जो मास्टरबेशन है इससे इरेक्टाइल का लंबा लॉन्ग लास्टिंग होना कम हो जाता है? लॉन्ग लास्टिंग कम होना कब तो पता नहीं, बट एरेक्टाइल ना होने की तो दिक्कत आ जाती है अगर मैं एक्सेसिव मास्टरबेशन में, अगर मैं अपने से भी बोलूँ तो। एक्चुअली क्या होता है, हम जब मास्टरबेशन करते हैं ना तो हम एक अपने आसपास ऑरा बनाते हैं, हम अपने आसपास एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाते हैं, हम सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो हम तब एरेक्टाइल करके अपनी मास्टरबेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो पॉन साइट्स वगैरह? जैसे पोन देख कर हो गया या कुछ हो गया, हम कुछ ना कुछ तो उस टाइम फील कर रहे होते हैं, तभी हम खुद मास्टरबेट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है अगर मैं उसको एक्सेसिव ले जाऊं, ठीक है, और आज की डेट में पोन में भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो स्पेशल एक ही टाइप की पोन देख रहे होंगे। सर आजकल तो वीआर आ गया है, लोग चश्मे पहन के ओपन साइट अरे चलो VR तो एक अलग चीज़ होगी, वो तो उनका एक्सपीरियंस बदल गया, एक्सपीरियंस बन गया है सर, उनका एक्सपीरियंस। रूम्स बन गए हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होगी, बट आप इमेजिनेशन करो कि आप सिर्फ एक ऐसे कितने आपके आसपास के फ्रेंड्स होंगे तो एक टाइप की ही पोन देखना पसंद करते हो क्योंकि उनका टेस्ट वैसा है, ठीक है, वो चाहते हैं कि वैसा उनके साथ हो, वैसा वो परफॉर्म करे और वो उस तरीके से ढल के। और जी हो गया। हाँ, मतलब अलग अलग लेवल है, कोई MLF है, कुछ बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हाँ नोटी अमेरिका, हुआ हमने बहुत देखी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आप उन सारी चीज़ों को लेकर जाते हो टूवर्ड्स अपने मास्टरबेशन में। अगर कुछ टाइम के बाद मान के चलो आपको एक फीमेल पार्टनर मिला और आपको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिला जो आप मास्टरबेशन के टाइम लेते थे, तो भी आपका इरेक्टाइल होने में दिक्कत आता है। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो इमेजिनेशन मैं करके गया था वो इमेजिनेशन मेरी प्रूवन नहीं हुई, जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, जिस पर फीमेल पार्टनर के पास जा रहा हूँ, उसके पास वैसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हम जैसा मैं देखा करता था। सर कोई ऐसे किस्से के बारे में बता पाएंगे जो आपके हाल फिलहाल में आपके साथ हुआ है, जो आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ कि कुछ हस्बैंड वाइफ आपके पास आए हों और परेशान हो, रेगुलर प्रॉब्लम जो आजकल मेल फीमेल में चल रही है? सर देखो हमारी फील्ड में ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए भी नेगेटिविटी का एक स्रोत बन जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे कपल्स डाइवोर्स केसेस इसी के रिगार्डिंग हो जाते हैं कि लो लिबिडो है, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर क्या पाते, शब्द बोला? परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह नहीं, उससे पहले लो लिबिडो, लोअर लिबिडो लो इज के बारे में बताएंगे सर? सर नॉर्मल इरेक्टाइल ही नहीं होना,
एक तरीके से कि तनाव ही नहीं आना लिंग में। तो वहाँ पर क्या होता है कि एज इन डाइवोर्स केसेस उस पर भी फाइल हो जाते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे एज ए कपल होके, तो उस पर भी हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज भी क्रिएट हो गए वहाँ पर भी डाइवोर्स केसेस हो जाते हैं। तो तो ऐसे- सेटिस्फैक्शन के लिए कोई सर नंबर दिए जाते हैं क्या कि सर नंबर क्या है, नंबर तो सिंपली ये और जो लड़का ज़्यादा सेटिस्फाई कर गया एक लड़की को, हम्म। या एक लड़की लड़के को ज़्यादा सेटिस्फाई कर दी गई? सर देखो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो पास्ट और फ्यूचर को हम कभी नहीं देख सकते ना। अगर आज की डेट में आप प्रेजेंट में हो तो आप प्रेजेंट में हमेशा ये प्रेफरेंस दोगे कि भैया मेरे को अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सर कहा जाते में थे या जनरली है कि औरतें तो कभी सेटिस्फाई होती नहीं है तो इसमें कैसे सेटिस्फाई हो रहेंगी? सर देखो वो अलग थ्योरी है उनकी सेटिस्फाई वाली। अगर लड़कियां सेटिस्फाई नहीं होती तो बच्चे भी ना हो रहे होते हैं। हाँ, और क्या ये सच है सर कि फीमेल की जो सेक्स करने की लिमिट्स होती है वो मेल से ज़्यादा होती हैं, और उसका एजैकुलेशन टाइम मेल से ज़्यादा? देखो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बेसिकली कंपैटिबिलिटी होती है। हाँ मैं मानता हूँ कि आपको बच्चा करने के लिए कंपैटिबिलिटी चाहिए मेल फीमेल दोनों की। अगर मेल अगर जल्दी डाउन हो जाता है तो भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर फीमेल भी जल्दी डाउन हो जाती है तब भी कंपैटिबिलिटी, वाइस वर्सा। कंपैटिबिलिटी की रिक्वायरमेंट दोनों में होती है। अब आपका ये होता है कि कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, अब किस तरीके से आप लॉन्ग लास्टिंग अपने इंटरकोर्स को या इंसर्शंस को लेके जा सकते। मेथड तो ये है ना कि आपको अपना सेक्स लाइफ कितनी ग्लोरीफ करनी है, कितनी ग्लोरीफाई कर सकते हो। तो सेक्स लाइफ में ग्लोरीफाई करने के कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप जो है अपने इजैकुलेशन के ऊपर कितना कंट्रोल रखते हैं। अगर वो इजैकुलेशन आपका कंट्रोलेबल है तो सेटिस्फेक्शन लेवल अपने आप ही एज एन फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई कर लेगी, ठीक है। और जैसे हमारे अंदर इजैकुलेशन के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन एंड होती है, वैसे फीमेल बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसा ही चलता है सिस्टम। जैसे वो थोड़ा बहुत उनके वहाँ से इजैकुलेट होता है, वेजाइनल इजैकुलेशन जो भी होती है और ऑर्गेज़म के बाद या कुछ है, तो वहाँ पर वो भी इतना ही सेटिस्फाई फील करती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट आपको उस मोमेंट तक तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। नहीं हो, अगर आप उससे पहले ही डाउन हो गए तो दैट मीन्स कि वो इंटरकोर्स ढंग से हुआ ही। मैं ये जानना चाहूँगा, साइज मैटर? साइज मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। हमेशा लगा इसका छोटा है भाई, मैं छोटू, किसी को छोटू बुला दिया, ये छोटा है उसका, नहीं ऐसा नहीं, नहीं क्या है ये? कहानी कुछ नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है, ये कहानी इसलिए बनाई गई है कि आप जाओ मार्केट में अपने साइज बढ़ाने के लिए दवाइयाँ लो, हाँ, ठीक है, बेसिकली यही है। अब मान के चलो इंडियंस का अगर जीन्स पूल जो है, फिर लौकी खाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है लौकी खाने, ये मिथ्स है। क्या है लौकी खाने से क्या हो जाएगा, कुछ होगा? स्ट्रक्चर कभी चेंज ही नहीं हो सकता, पहली बात समझ लो, स्ट्रक्चर कांट बी चेंज। तो अफ्रीका में तो सब लौकी खा रहे होते हैं। अब अफ्रीका में ऐसा लोग नॉन वेज भी खाते हैं अफ्रीकन, तो अफ्रीकन नॉन वेज भी खाते हैं, ऐसे तो बीफ भी खा लेते हैं, तो फिर क्या पता उसका इम्पैक्ट हो। ऐसा सोचने वाली बातें हैं, जेनेटिक है। जीन्स पे मेरे अगर इंडियन है तो मेरा इंडियन जितना ही साइज़ होगा, मैं नाइजीरियन जितना साइज़ नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। अब चाइनीज़ का जितना साइज़ होगा उतना ही वो ले पाएंगे, उनका जो जीन पूल दे रहा है उनको। तो स्ट्रक्चर अगर चेंज हो सकता है, अगर स्ट्रक्चर अगर चेंज हो सकता है तो फिर हम नाइजीरियन जितना कि लंबा क्यों नहीं कर रहा है हर कोई? ट्रू। ऐसा तो है नहीं कि अब उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए, बना दिए कि खाओ और लंबा कर लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें फेक है मेरे हिसाब से। जो प्रोडक्ट बिकते हैं साइज़ के नाम पे वो फेक है। अच्छा, हाँ, आप एरेक्टाइल अच्छा करवा सकते हो, आप तनाव बेटर करवा सकते हो लिंग में, वो चीज़ें हैं, उसके लिए प्रूवन भी है, उसके लिए फैक्ट्स भी हैं। बट आप बोलो कि लिंग का साइज़ बड़ा हो जाएगा, वो गलत है। तो लिंग का साइज़ लंबा नहीं कर सकते कि जितने मर्जी तेल लगा लो, जितना मर्जी उस पर कुछ लगा लो, कुछ नहीं होता। आपका हाथ पैर कभी लंबा हुआ है तेल लगाने से? बचपन में कितनी मसाज हुई है? ऐसा तो नहीं है एक हाथ ज़्यादा मसाज हुई है तो ज़्यादा लंबा हो गया, नहीं होता, इम्पॉसिबल है। वैसे सेम थ्योरी है। शीला जीत के बारे में एक मिथ कहा जाता है कि शीला जीत से आदमी शेर बन जाता है या भेड़िया बन जाता है, ऐसा कुछ है कि सर? अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनूंगा। अब इस पूरे ब्रह्मांड में एक प्योर मेल बताओ कौन है? प्योर मेल। प्योर मेल? प्योर मेल तो सभी प्योर मेल नहीं, एक हॉर्स ही है जिसको कोई निप्पल विप्पल नहीं होते, एक घोड़ा। अच्छा, और आप किसी भी मेल में चल जाओ सबके निप्पल्स मिल जाएंगे आपको।
मैमल्स में। एक घोड़ा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको निपल्स देखने को नहीं मिलते, इसलिए उसको प्योर मिल्क अब बोला जाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी वहीं से निकाले। तो इसीलिए बेसिकली जो फंडा है मेल का और इसका बनने का, वो आपका एक हार्मोन ही देता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर शिलाजीत मैं खाता हूँ तो मेरे को वो बूस्ट मिलता है और मिनरल्स के साथ मिलता है, इसलिए उसको ऐसे दिखाया जाता है। बट ऐसा नहीं उसको आप खाओ और सीधा वो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना ही पड़ेगा। अब कोई भी सप्लीमेंटेशन, हाँ अब मान के चलो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ तो ऐसा तो है ना मेरी मसल मास बढ़ जाएगा एकदम से, मेरे को उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं हो आपने जैसे प्रोटीन का नाम लिया, प्रोटीन के बारे में भी ये मिथ है कि सर प्रोटीन खाने से लोग स्पर्म, बड़ा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है। जिम का मैं एक थ्योरी बता देता हूँ। अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, बार बार अपनी मसल को वियर एंड टीयर कर रहे हो, तो आपका प्रोटीन ज़्यादा लगेगा आपकी मसल में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, और पहले वो हील करेगा वहाँ पर। और हमारे जो स्पर्म बनते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो बनती है वो आपके प्रोटीन के ही स्पर्म देती है, और वो 7th स्टेज पे है आयुर्वेद के हिसाब से, लास्ट स्टेज है। अगर मान के चलो मैं कोई भी प्रोटीन इनटेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे पहले मेरे मसल मास में लगाएगा, देन जो बच्चा कुचेगा तब वो मेरे को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बहुत हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनमें स्पर्म काउंट थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, कोई भी कुछ कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है बट नॉट अ हैवी वेट लिफ्टिंग, जो वियर एंड टीयर कर रहे हैं, मसल मास को बार बार रोज तोड़ फोड़ रहे हैं, फिर उसका रिपेयर कर रहे हैं, वह उनसे इन एज इन जो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके स्पर्म काउंट ज़्यादा मिलेंगे। जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं उनके स्पर्म काउंट थोड़े लो मिलते हैं। सर आपने वेट लिफ्टर्स का नाम लिया, तो ये बेसिकली एक वो है कि वेट लिफ्टर्स वगैरह को भी प्रॉब्लम आती है टेस्टिकल्स में, कि उनके टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं या उनके टेस्टिकल। वो एक एट्रोफी का केस होते हैं, बट वो एट्रोफी तभी होता है जब वेरिकोसिल डिटेक्ट हो। अच्छा। अब बेसिकली क्या होता है कि हमको गाइडेंस कम मिलती है। अब जैसे मैं आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहा था, आपने पेल्विक एरिया के बारे में ध्यान रखने के लिए कह रहा था, तो उसमें से एक ये भी चीज़ है कि जहाँ पर हमारे जिम ट्रेनर्स या हमारे स्कूल में अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रनिंग, साइकिलिंग है या स्विमिंग भी है, स्विमिंग तो चलो एक पार्ट है, वो अलग चीज़ हो गई, बट रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी भागने दौड़ने का, उसमें हमें सपोर्टर लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिकल को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेजर बोन नहीं है, कोई भी मेजर मसल नहीं है, और उसमें अपने आप को ऊपर नीचे जरूर करना है स्क्रोटम में, क्योंकि उसका फिनोमिना ही है, काम करने का तरीका ये, गर्म आएगी तो नीचे वो हैंग करेगा, और जब सर्दियाँ आएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। वो ठंडे और सर्दी से थोड़ा सा घूमता फिरता रहता है। अच्छा। हाँ, कभी देखना आप गर्मियों में कुछ भी करोगे तो स्क्रोटम नीचे की तरफ जाएगा, हैंग करेगा, और जब सर्दियाँ आएंगी या ठंडा पानी लगेगा एकदम से कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है। वो उसका काम करने का तरीका ऐसा है। तो वो आपको पहले से टेस्टिस को एक टेम्परेचर मेंटेन करके दे रहा है वो अंदर, जो उसको मेंटेन करने के हेल्प करती है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए और साथ में स्पर्म बनाने के लिए। तो सर जो स्पर्म बनता है वो बेसिकली टेस्टिकल से ही बनता है, बिना टेस्टिकल्स के तो बनेगा नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं होगी तो स्पर्म भी होगा, टेस्टिस नहीं होगी तो स्पर्म नहीं होगा, बट सीमन निकलेगा। सीमेन निकलेगा, तो वो तो prostate- स्प्लिडियन से बच्चा हो जाएगा। नहीं होगा ना, स्पर्म के बच्चा होता है स्पर्म से, अच्छा। सीमन से नहीं होता। और स्पर्म और सीमेन में फर्क है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं स्पर्म और सीमेन को एक ही चीज से समझते हैं। देखो सिंपल सी बात समझो, कभी भी टेस्ट करवाने जाते हो वहाँ पर स्पर्म एनालिसिस नहीं बोला जाता, वहाँ पर सीमन एनालिसिस बोला जाता है। सीमन हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है, स्पर्म जो हमारे टेस्टिस निकालते हैं, वो दोनों जाकर एक सेमिनल वेसिकल, एक जगह होती है जहाँ पर एक मिक्सर की तरह काम करती है, वो वहाँ पर मिक्स होते हैं। मिक्स वाटरी पार्ट होता है वो एक तरीके से समझो जो वाइटिश हमें जो ज़्यादा दिखता है वो सीमन सा ही होता है, और जब वो मिक्स होते हैं और उसका एमल्शन बनता है तो वो बाहर निकलते हैं। इस तरीके का एक पैटर्न होता है जो हमारा शरीर खुद से करता है, ठीक है। तो अगर बात करो जिनके स्पर्म नहीं है या जिनके निल स्पर्म काउंट भी आते हैं, उनका भी जो सीमन है वो वाइटिश ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल पानी हो जाएगा, अच्छा। ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल वैसा ही टेक्सचर प्लेस करेगा, बट उससे बच्चा नहीं होगा। बट उससे बच्चा नहीं।
तो बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ जो है प्रोसेस है, उसमें अगर आदमी की टेस्टिकल्स नहीं है तो फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर क्योंकि सर ये आजकल एक खबर चली है कि बच्चा पैदा करने के लिए ना पापा चाहिए ना मम्मी चाहिए, वो एक इंक्यूबेटर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए। ये अभी ना R&D रिसर्च चल रही है। अभी चल रही है। अभी देखो आज इतने वाले टाइम में कभी हो जाए तो पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हम इवॉल्व तो कर ही रहे हैं, एज इन साइंस इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, बट आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो रिक्वायरमेंट सिर्फ वॉर्म की ही पड़ेगी, बिना वॉर्म के तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। चाहे वो आप कहीं से भी करो, सरोगेसी कर लो, चाहे कुछ भी करो, बट वॉर्म की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हाँ। मतलब और सर एक ये कहा था कि सर अंडरवियर वी शेप पहनना चाहिए, यू शेप नहीं पहनना चाहिए, ये क्या रीज़न? सर देखो वी शेप में क्या है कि आप एज ए मेल फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हो, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर कि आप वी शेप के अंडरवेयर पहनो, क्योंकि आपका जो होल्डिंग है वो किसी ना किसी शेप से होल्ड करे बैठा है वी शेप वाला, अच्छा, ठीक है। और अगर हम यू शेप में देखते हैं तो कुछ टाइम बाद कोई सा भी अंडरवेयर हो, चाहे वो वी शेप हो चाहे वो नॉर्मल यू शेप भी हो, वो लूजन अप होता है, अपनी स्टेट से इलास्टिसिटी खोता है और थोड़ा सा लूजन अप होता है। जब वो लूजन अप होता है और हमारी हैंगिंग अगर बढ़ती है तो हमारा एक टेस्टिस उस यू शेप के साइड से निकल रहा होता है। हैंगिंग तो आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे पहले पुरखों थे वो यू शेप अंडरवियर पहनते थे, धोती पहनते थे, तो वो गलत था क्योंकि से वो यू शेप नहीं पहनते थे। अगर आप बात करो तो वो लंगोट पहना करते थे। किसने कहा है आपको ये? कच्छे तो बाद में आए हैं, पहले तो लंगोट ही पहने जाते थे। वो बड़ा धारियों आज धारी वाले तो बहुत बात की बात है, उससे पहले तो लंगोट ही पहने जाते थे। लंगोट पहन के ऊपर कच्छा पहना जाता था। अगर मैं वैसे बात करूँ तो हमारे आज के डेट में अखाड़ों में भी जाओ तो लंगोट पहना जाता, तो लंगोट की इतना बड़ा महत्व था, तो इसलिए वो संतरी रंग या जो भी उनके कलर्स होते थे वो लंगोट पहन के उसके बाद पहना करते थे। जैसे आज की डेट में हम अंडरवेयर के ऊपर पैंट डालते हैं। अच्छा, सिंपल उनका तरीका ये होता था। जब हमें लगता है कि जो चीज़ ईजी हो जाए हम उसको अपनाना चालू कर देते हैं, और जब हम अपनाना चालू करते हैं तो फिर हम ऐसे कर लेते, छोड़ना इसको क्या पहना सीधा। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है आजकल सर, बहुत कॉमन हुई है। मतलब हर 40 साल से ऊपर के आदमी को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लग गई कि, तो सर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या रामबाण है? सर मैंने ना एक पूरी इसके लिए एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसमें सिर्फ एक सिटिंग मैनेजमेंट है। आप किस तरीके से आप खड़े हो बैठो उसके ऊपर बता रखा है। कुछ एक्सरसाइज टिप्स बना रखे हैं जो मिड एज का बंदा कर सकता है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें एक्सरसाइज पूरी मैंने बता रखी उसका लिंक ना? हाँ उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल देना और आप दिखा देना, उससे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर जो प्रोस्टेटामोगोली से कोई भी अगर फाइट कर रहा है तो वो इसलिए ही बनाया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जब मिड इस उसमें आ जाते हैं तो प्रोस्टेट एक नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी ऑर्गन बार बार अगर चोट खा रहा है किसी ना किसी तरीके से तो वो अपनी स्टेट को थोड़ा थोड़ा खोना छोड़ देता है और अपने साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता है। अब जब वो साइज़ को बड़ा करता है तो उसी को प्रोस्टेटामोगोली कह दिया जाता है। तो बेसिकली वही दिक्कत है। उसको कैसे सेटल करना है उसके लिए मैंने पूरा चैनल बना रखा अपना प्रोस्टेटामोगोली के लिए। ये तो हुई दोस्तों मेल फर्टिलिटी की बात। सर फीमेल फर्टिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि फीमेल फर्टिलिटी का टेस्ट कैसे करा जाए? देखो फीमेल फर्टिलिटी का टेस्ट तो नहीं, बट हाँ आपने एक सही बात करी है कि सोशली अगर हम देखे जाए सोशली तो हमारे यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि अगर फैमिली में किसी को भी इशू होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या बच्चा ना होने की कोई भी दिक्कत हो, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आउट लड़की को ही किया कोई करा जाता है। ठीक है। और जब वो लड़की को किया जाता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका मेल बॉडी भी इतना ही जिम्मेवार है रादर देन अगर वो लड़की है। अगर लड़की के से नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेवारी 50% जो है वो लड़के की साइड की भी होती है। अगर मेल बॉडी अगर अच्छे से स्पर्म दे पाए तो फर्टिलिटी होने में कोई इशू नहीं। बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह हम भी देखते हैं जहाँ पर मेल फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐसी देखी जाती है कि जहाँ पर फीमेल बॉडी की इम्यूनिटी ओवर पावर्ड हो जाती है, तो हमारी ओवर पावर्ड होने की वजह से हमारे स्पर्म को वहाँ पर जाने नहीं देती। अब जैसे मान के चलो स्पर्म को
निकालते तो 15-20 मिलियन है, पहुंचता तो एक ही है एग में। तो इससे पहले कितनी सारी हर्डल को क्रॉस करना पड़ता है इतनी सारी भीड़ को, जिसमें उनके बहुत सारे बॉर्डर्स आते हैं। तो वो सबसे लास्ट बॉर्डर आता है इम्यूनिटी का, जिसमें एग की तरफ जाने वाला जो स्पर्म है वो इम्यूनिटी से उस स्पर्म भी कितना हेल्दी है। क्या हेल्दी है। हेल्थ तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, हेल्थ तो होनी ही चाहिए, हेल्थ तो मैंडेटरी। अगर जितना हेल्दी आपका स्पर्म होगा वो उतना फाइट करके आगे जा पाएगा, अदरवाइज जितना वो वीक होगा वो वहीं पे बैठ जाएगा। क्योंकि उसने बहुत जगह मतलब समझ लो कि बहुत जगहों पे उसने क्रॉस ओवर करना है उन चेक पॉइंट्स को। अगर चेक पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा तो वो दिक्कत में आएगा। तो चेक पॉइंट को क्रॉस करते करते उसकी इम्यूनिटी के साथ फाइट करना, फिर देन कंसीव करने का। तो इसी जगह के लिए जहाँ पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आप बड़े टाइम से कंसीव के लिए प्लान कर रहे हो, उसी के लिए मैंने एक सीड फिट एक अपना लॉन्च किया है। सर बताएंगे इसके बारे में। सीड फिट एक बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ है जिसकी वजह से आप कंसीव करने में मददगार कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पेशेंट इधर उधर जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें वो भी जानता है, ऐसी बात नहीं कि पेशेंट जानता नहीं है। जैसे अश्वगंधा के बारे में जानता है, ठीक है, शतावरी के बारे में जानता है, गोक्षुरा के बारे में जानता है, शिलाजीत के बारे में जानता है। एक्चुअली में जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी ढंग से समझ नहीं पाता। हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को रिक्वायरमेंट जिंक की भी है, ठीक है, हमारे उस स्पर्मेटोजेनेसिस को फेरम की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब आयरन की भी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो हम सिर्फ मेडिसिन एज एन हर्ब से तो पूरा कर लेंगे, चलो भैया आपने अपने हेल्दी बना लिया, बट अब उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जिसकी वजह से वो अपनी तादाद और अपनी हेल्थ के ऊपर भी और ज़्यादा अच्छे से काम करना है। तो इसीलिए सीड फिट को हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर पेशेंट को कभी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कैसी भी, मान लीजिए कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे या कुछ भी, चाहे उनके पास रिपोर्ट्स हैं या नहीं, वो बस सिंगल अपना प्रोडक्ट ले सकें और उसको लेकर अपने आप को कंसीव और एज अ पेरेंट बना सकें। सो इज इट अ आर्टिफिशियल फूड? नहीं, इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल फूड। देखो कुछ चीज़ें हमें सप्लीमेंटेशन से पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि विटामिन डी, B12। अगर बात करें तो जो वेगन डाइट पे है उनका विटामिन डी, B12 एज़ कम्पेयर टू थोड़ा कम मिलता है। और जो नॉर्मल हमारा हम देखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी कम मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता, बट थोड़ा एज़ कम्पेयर टू प्रोपोर्शन थोड़ी कम होती है उनकी। अब ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से तो हमें सप्लीमेंटेशन करनी है, जो वेगन डाइट पे रहते हैं या जो वेजिटेरियंस हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे सप्लीमेंटेशन के साथ, हर्ब्स के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सीमन के साथ अपने स्पर्म काउंट को भी बढ़ा सके, और जितनी क्वांटिटी होगी उतनी पावर होती है उसकी कंसीव करने की। सर तो आप भी कहने का मतलब है कि चिकन खाना, नॉनवेज खाना वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा बड़े शेर है देन वेज खाने वाले लोग? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ऐसा नहीं कह रहा नॉनवेज खाने वाले ज़्यादा बड़े शेर हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर हम देखते हैं डिस्टर्बेंस है। अब जैन फैमिली के बच्चे नहीं होते क्या, होते हैं, होते हैं। होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अब जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वाली कम्युनिटी है उनके बच्चे नहीं होते, उनके भी होते हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं सर। मुस्लिम्स आप देख लो, सब नॉनवेज खाते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके ज़्यादा होते हैं, वो अलग तरीके से आप समझ रहे हो उसको। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में अगर खाया भी जाता है तो इस सोच से नहीं किया जाता है कि बच्चे की वो करी, बच्चे एज इन तो हिंदू भी कर सकता है वो भैया, ये शायद ये रीज़न हो। नहीं, प्लेजर तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो वो उस मोमेंट में तो प्लेजर तो लेगा ही ना। डेफिनेटली। तो जब वो प्लेजर लेगा तो वो बच्चे भी कर सकता है। बट ये है कि हम यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग सोच हो जाती है। किसी को ये लगता है कि मैं पालूंगा कैसे, किसी को लगता है कि ये कोई बात नहीं पल जाएंगे। तो इस सोच का फ़र्क है बस, इससे ज़्यादा और कुछ फ़र्क नहीं है। अच्छा। अगर देखा जाए तो हिंदू कहता है कि चलो पालूंगा कैसे, ठीक है, या कोई और इंडिविजुअल कहता है कि अगर मैंने ज़्यादा बच्चे कर लिए तो पलेंगे कैसे, क्योंकि एजुकेशन देनी, ये सारी चीज़ें करनी, उसके बाद शादी करनी, पैसा लगाना, तो वो एक उनके लिए एक सोच हो जाती है बच्चा करना। इट्स लाइफ, मतलब जैसे मैं बोलूँ एसेट भी समझ लो या लाइबिलिटी समझ लो, वो समझ नहीं आता, क्योंकि कोई लाइबिलिटी कह देता है बच्चा, कोई एसेट कह देता है। तो इस तरीके से एक अलग फ्रेम वर्क है इसमें। बट ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज का एक या आजकल के ज़माने में तो एक बच्चा हो तो एसेट है, दूसरा बच्चा हो तो चलो ठीक है, ठीक तीसरा बच्चा हो तो फिर सर वो लाइबिलिटी की तरफ आदमी पहुंचने ही लग जाता है, क्योंकि महंगाई बहुत है सर। एक्सपेंसेस है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो मेरे ख्याल से एक हर एक का अपना
सोचने का तरीका अलग। तो ये कई जनरल चीज़ है जहाँ पर हम कहते हैं कि इट्स अप टू आवर चॉइस। अगर आपको चाहिए 5 बच्चे तो इट्स अप टू योर। हमारे देश के एक ऐसे रईस आदमी हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ अपने तीसरे बच्चे की शादी में भी खर्च करे। आप लोग जानते हैं, आप कमेंट में उनका नाम भी बता सकते हैं। तो सर एक और ये है कि वेरिकोसी के बारे में थोड़ा सा। अच्छा नो, मैं थोड़ा सा बता रही। वेरिकोसील बेसिकली एक एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में मानता हूँ मैं इसको। क्योंकि क्या होता है कि वेरिकोसील जो है वो हम लाइफस्टाइल की वजह से एक्वायर्ड करते हैं। अगर मेरी लाइफस्टाइल में कॉन्स्टिपेशन है, या मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो शायद मेरे को वेरिकोसील हो सकता है। पूरे चांसेस। उसके पीछे चांसेस एक चीज़ हो रहा है, मेरे को अगर कॉन्स्टिपेशन साथ में है और मेरी बॉडी टाइप लीन है, पतला, तो मैं समझ लो कि मैं ज़्यादा चांसेस में हूँ कि मेरे को वेरिकोसील हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर मैं वेरिकोसील के अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ तो वो ज़्यादातर लीन होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बाद ही आया होता है। चाहे उन्होंने रनिंग काफ़ी करी हो, चाहे उन्होंने साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करी हो, या फिर बिना सपोर्ट रखे उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत बूस्ट किया हो, चाहे वो स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत बेस्ट हो। ये सारे वहीं से ही चीज़ें। IBD इट्स डिफरेंट, IBS और IBD इट्स डिफरेंट, बट ये कॉन्स्टिपेशन वो डिफरेंट है। कॉन्स्टिपेशन कॉज बाय उनका खाने पीने से भी हो सकती है कि फाइबर इनटेक ही नहीं कर रहे, जब स्कूल जाते हैं पैटियाँ खाते हैं, वापस आते हैं तो छोले कुलचे खाते हैं। क्योंकि आप जो पेरेंट्स होते हैं वो 5 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक या 10 साल तक बचा सकते हैं बाहर के खाने से। उसके बाद तो बच्चा खुद ही खाने लग जाता है। सर जंक फूड तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल सही फैक्ट। आजकल बहुत कॉमन। मतलब पहले के टाइम पे हम लोगों के घर पे आराम से आता था। अभी जोमेटो, स्विगी और इस तरीके की ऐप्स और भी आ गई हैं। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जंक फूड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इवन मेरा बेटा है 6 साल का, तो उसको पहले ना कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम खाने के साथ खाते थे तो उसको भी चाहिए होता था। अब हमने उसका क्या कर दिया, हफ्ते में एक दिन भाई तेरे कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी, बाकी टाइम नहीं मिलेंगी। क्योंकि उसको बीच में ऐसी आदत लग गई थी कि वो बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना ही नहीं खाता था। खाना ही नहीं खा। वो देखो, जैसे पेरेंट्स वैसे ही बच्चा बनेगा, उसके पास वो कोई चॉइस नहीं होती। भी कम कंपनी पड़ गई उसकी तो काम होगी। वो एक्चुअली अगर लर्निंग को वो कहाँ से ले रहा है, वो ले तो आपसे ही रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है लर्निंग लेने का। डेफिनेटली। तो वो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस बच्चा आपसे ही लेगा। और रही बात, अगर हमने उसको ये बता दिया कि इट्स अ अनहेल्दी थिंग, आप जो जंक फूड खा रहे हो अनहेल्दी है, या ये सारी चीज़ें अनहेल्दी है, वो कब तक कंटिन्यू करेगा? मेरे ख्याल से 10-12 साल के बाद जब उसके दोस्त यार बोलेंगे चल यार एक पैटी खा ले, मोमोज खा ले, खाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर रुकने वाला कोई नहीं है। बट अगर आप उसको ये बताओ कि इससे क्या क्या हो सकता है, तो वो शायद वो वहाँ पर थोड़ा सा संभल जाए, या थोड़ा सा वो सोचे कि चल भाई इतना अनहेल्दी नहीं, थोड़ा सा अनहेल्दी खा लूँ। जैसे कि नॉर्मल है कि ब्रेड ऑमलेट खा लिया, बाहर का ही खा रहे ब्रेड ऑमलेट खा लिया, या बाहर जा रहे तो थोड़े बहुत प्लान करें कि मीट मोमोज की तरफ रुक कर लिया, सूप पी लिया। तो अनहेल्दी तो सारी चीज़ें अनहेल्दी, अगर मार्केट में जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी मिल सकते हैं, बट उसमें से राइट चॉइस कौन सी है जो मेरे को हेल्दी वर्क में काउंट कर सकता हूँ? सर बचपन में क्या होता था, एक मूवी थी अमेरिकन पाई, वो हमने देखी थी। उसमें एक फादर होते थे जो अपने बेटे को सेक्स के वेकेशन के बारे में बचपन से नॉलेज देते थे कि बेटा, आजकल के ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए जिससे दे शुड बी सेक्सुअली एजुकेटेड बचपन से। क्योंकि बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, यूट्यूब हो गया और ये सब हो गया, वेबसाइट्स बहुत कॉमन हो गई है, इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है। तो बच्चों के बिगड़ने का ऐप्स ऐसी आ गई है कि टिंडर वगैरह, कि बच्चे जल्दी इन सब चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। देखो सिंपल है, बच्चा क्यूरियस होता है, बच्चा सारी चीज़ें पूछना चाहता है, जानना चाहता है। अब जनरली हमारे टीवीज़ में नॉर्मल है, कॉन्डम्स की भी ऐड आती है, और हमारे विस्पर्स की पैड्स की एड्स आती है, सैनिटरी पैड्स की। जब वो उसकी आस्किंग खुद से चालू कर दे कि ये होता क्या है,
तब उसको आप थोड़ा सा नोटिफाई कर दो कि इस जगह पे इस्तेमाल होता है, ये मम्मा यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे यूज़ करते हैं। तो जिसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, क्योंकि उसकी राइट एज आपको नहीं लग रहा कि अभी राइट एज है, बट आपने उसको पार्शियल इन्फॉर्मेशन पास कर दी कि जिससे उसको ये लगे कि हाँ, मेरी जो क्यूरियसनेस जो उसकी थी वो उस टॉपिक में ख़त्म हो गई। अगर वो आप नहीं बताओगे, वो बाहर से कुछ और सीख कर आएगा। तो वो तो सिर्फ सीखना ही है सर। सीखना ही है, क्योंकि क्यूरियस है बच्चा, बच्चा जानना चाहता है क्या चीज़ें, और अगर हम उसे कुछ चीज़ में सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे सामने खुल जाएगा। खुल जाएगा। इवन वो आपसे और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेगा। जैसे नॉर्मल है, कॉन्डम्स की ऐड आ रही है, कॉन्डम के बारे में पूछा तो कॉन्डम के बारे में बताया कि प्रोटेक्शन की तरह यूज़ किया जाता है। जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो शायद मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ। बड़े प्रोटेक्शन की यूज़ किया जाता है, हम एज ए एडल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि आज की डेट में बेकार चीज़ है, ये क्या देख रहे हो, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे को बताया ही नहीं जाता, पूछता रहता है, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो बच्चा तो बच्चे आजकल की बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं सर। ऑब्वियस सी बात है, पूछेगा, क्यूरियस है ना वो। ये जो जेनजी जनरेशन अलग ही जनरेशन है सर। नहीं, अच्छी जनरेशन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर नॉलेज अगर हम देंगे तभी वो हमारे पास फिर से आएगा नॉलेज देने। बल्कि जेनजी के बाद अभी जो नई जनरेशन आई है इनको अल्फा जनरेशन। अल्फा जनरेशन, हाँ, तो ये अल्फा जनरेशन तो सर जेंसी तो ये हो गई आपकी टीनेज वाली है अभी। अल्फा जनरेशन तो अभी चल रही है, अभी पैदा हुए हैं 2018 में। 20 वाली जो है। हाँ, तो भाई ये जो जनरेशन है ये भी बहुत क्यूरियस ही निकलेगी, इससे ज़्यादा तेज निकलेगी, क्योंकि इवोल्यूशन है, इवॉल्व हम होते रहेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्टर बनेगी, और ये फैक्ट है। ट्रू। तो सर ये जानना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स कि अल्कोहल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सीमेन पे। बहुत बुरा। अच्छा। देखो, सिंपल सी बात समझो कि आपका गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपके स्पर्म बनने के लिए। जैसे मैंने अभी बोला था, 7 स्टेज में हमारा स्पर्म बनने का प्रोसेस है। तो अगर 7 स्टेज तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे तो आपके स्पर्म कम बनेंगे या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और सबसे पहले जो अल्कोहल है वो हमारे लीवर पर अटैक करता है। वो लीवर हमारा फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने वाला, एक समझ लो कि जो हमारे गट को सबसे पहले देखता है, सबसे पहला ऑर्गन वही है। अगर मेरा वो इम्बैलेंस है तो मेरे को कॉम्प्लिकेशंस आने वाले फ्यूचर में आ सकती है। तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि आपकी अब तो मैं एक मीन सही है सर, बोल दो। हाँ, बीमारी लो। नहीं कोई, मैं बोल नहीं सकता ना क्या। अच्छा, लेकिन फिर मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड सर। एक्सेस ऑफ एक 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 दो ड्रिंक तो पी सकते हैं सर। सर, आप ये अपने लिए पूछ रहे हो, चाह रहे हो कि मेरे को बस हाँ हो जाए, हाँ हो जाए। करवा दो सर। देखो, सेकंड, गलत चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्मोक कि मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूँ। मेरे फादर को भी कैंसर हो रखा है और ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, ही इज़ गॉट आउट ऑफ इट। तो स्मोक के बारे में जानना चाहूँगा कि सिगरेट स्मोकिंग, अभी सिगरेट स्मोकिंग कैसा चीज़ है सर। गंदी चीज़ है। देखो, आपने अपने मुंह से ही बोला जैसे आपके फादर सफ़र कर चुके हैं, तो सिंपल सी चीज़ समझो कि स्मोकिंग जो है वो बेसिकली आपके लंग्स को ख़राब कर ही रही है। साइड बाय साइड आपको निकोटिन दे रही है, ठीक है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर रही है। तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मोकिंग या अल्कोहल दोनों ही हमारी बॉडी को एक बैड इम्पैक्ट देते ही देते हैं। निकोटीन का क्या रोल है सर इसमें। सर, निकोटिन अगर ज़्यादा फ्लोट करेगा तो ईडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईडी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहाँ पर हमारे को एरेक्टाइल होने में दिक्कत आती। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने एकदम से स्मोकिंग को क्विट किया है। सर तो जो टेढ़ा कहते हैं कि तेरा है मेरा है, वो तो स्ट्रक्चर है ना सर, ऐसे स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज ओवर कर सकते हो? वो टेढ़े मेढ़े का कोई रीज़न नहीं होता। टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, टेढ़ा है, बट अब टेढ़ा है तो भाई टेढ़ा ही है, कोई कुछ क्या ही कर सकता है उसमें। थोड़ा सा साइड होकर वो टेढ़ापन सही नहीं हो सकता। नहीं, बट वो थोड़ा साइड होकर इंसर्शन कर सकता है। तो वो एक बेनिफिट होता है सर एक लड़की के। बेनिफिट, देखो इसमें हम बेनिफिट का कोई रोल नहीं होता। देखो, आप ये सोचो कि आपको सेटिस्फाई क्या ही चीज़ कर रही है उसमें। सेटिस्फाई आगे वाला बल्ब है जो आपको सेटिस्फाई दे रहा है और आपको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर पूरा कंसेप्ट समझा जाए तो। अगर आप लड़कियों का बल्ब होता है, लड़कियों का जी स्पॉट होता है। जी स्पॉट कहते हैं, कोई भी उसका अगर देखा जाए तो एक मैगजीन ने लॉन्च किया था मेरे ख्याल से
8 या 7 में ऐसे कुछ लोग क्या था, जी स्पॉट होता है फीमेल में। कोई भी फैक्ट नहीं है उसके पीछे कि यही फैक्ट है कि जी स्पॉट यहीं पे मिलते हैं। कहने वाले बहुत कहते हैं कि जी स्पॉट यहाँ पर होता है, ऐसे होता है, इस प्रोसेस। ये सबको अलग अलग जगह होता है। नहीं, कुछ नहीं होता, जी स्पॉट होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, कोई फैक्ट नहीं है उसके ऊपर जी स्पॉट के ऊपर। अच्छा, हाँ कि ये जी स्पॉट होता है ही। लो दोस्तों, कोई जी स्पॉट नहीं होता, सब झूठ है। हाँ, कोई भी साइंटिफिक अगर फैक्ट है तो बताओ कि जी स्पॉट इस पर्टिकुलर एरिया में फीमेल का माना जाता है, कहीं कुछ नहीं मेंशन किया गया। हाँ, पोस्चर्स आपके डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पोस्चर्स में भी शायद किसी को ऊपर अच्छा लगे, किसी को नीचे अच्छा लगे, वो फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है। बट मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर जी स्पॉट जैसी कोई चीज़ होती तो शायद सारी की सारी फीमेल सेटिस्फाई होती, है ना। तो जी स्पॉट जैसी कोई ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको ज़्यादा स्टेन देना है जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी फीमेल बॉडी की। तो आप वैसे भी देखा जाए तो आप ढूंढ क्या रहे हो, सेल्फ प्लेजर या उसके सामने वाले की प्लेजर। सबसे पहले तो ये समझो, अगर मेल सेल्फ प्लेजर ढूंढ रहा है, ठीक है, या फिर दोनों की प्लेजर ढूंढ रहा है, तो उसके जी स्पॉट नहीं ढूंढने बैठेगा। अच्छा, क्यों ही ढूंढेगा जी स्पॉट कि अच्छा वहीं पे लगेगा, वहीं पे हिट होगा। इतनी देर में वो ढूंढना चालू करेगा ना, इतनी देर में तो डाउन हो जाएगा उसका, ये बात भी सही। क्योंकि वो फोकस खो रहा है अपना, वो उस टाइम का प्लेजर खो रहा है। क्या ही जी स्पॉट होता है। अब यहाँ पर आप उस ये जितना भी सेक्सुअल जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसको मूवमेंट्स को बोला जाता है। आपके जितने अच्छे मूवमेंट्स होंगे जितना आपका सेटिस्फेक्शन, लव मेकिंग। लव मेकिंग। और अगर अपनी लॉन्ग लास्टिंग करनी है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ है सेल्फ बूस्टिंग। आप मान के जाओ कि अगर मेरे को आज अच्छा चल रहा है तो अपने आप को सेल्फ बूस्ट करके जाओ, क्योंकि इस पे कोई भी आपको शाबाशी नहीं देगा, ठीक है, ना घर पे कोई, ना आपका भाई बंधु, ना आपका कोई दोस्त। आपको खुद से ही अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। एज ए एथलीट अगर हैं आप, अपने आप को समझ रहे हैं, तो एज ए एथलीट समझो उस मूवमेंट के लिए, क्योंकि जैसे एथलीट अपने आप को सेल्फ बूस्ट करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस से पहले, आपने भी सेम वैसे ही करना है, सेल्फ बूस्टिंग का मेथड अपनाना है। अपने आप को शाबाशी दो, आज मैं चीता बन के जाऊँगा, आज तो पूरी रात चलूँगा, ऐसी थ्योरी लेकर जाओगे तो आपकी वो चीज़ पर्टिकुलरली अच्छी जाएगी। एक बार हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए थे। मेरे को बेसिकली पूछना है दो चीज़ों के बारे में। पहला क्वेश्चन है मैरवाना सर, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो मैरवाना काफ़ी हद तक करती है, तो मैरवाना से सर कहते हैं इम्पोर्टेंसी हो जाती है। देखो, इम्पोर्टेंसी तो किसी भी स्मोकिंग से भी हो सकती है। जैसे अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो भी आपको इम्पोर्टेंसी आ सकती है। वैसे ही आप अगर जैसे मारिवाना भी लेते हो तो एज ए स्मोक, गांजा स्मोक पे लेते हो, चरस, ये सारी मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्मोक ही करते हो। तो वो स्मोक एक तरीके से इम्पोर्टेंसी देता है, और इम्पोर्टेंसी आपको ऐसा सच नहीं देता। आपको सबसे पहले आपका जो काम करने का तरीका, एरेक्टाइल होने का जो प्रोसेस है, उसी में ही सबसे पहले स्टॉपेज लगाता है। सर मार्केट में भांग के बीज मिलते हैं, फिर वो बीज के इम्पोर्टेंसी पैदा करने के लिए मिलता है क्या? नहीं देखो, वो तो नहीं, मैं बताता हूँ, देखो, भांग के बीज मिलना, इट्स हेम्प सीड्स। मॉडर्न बाजार में गया था मैं अभी रिसेंटली। हाँ, तो हेम्प सीड्स आपको आपको नशा नहीं करेंगे। अच्छा, हेम्प सीड्स आपको नशा नहीं करेंगे। हेम्प सीड्स आपको ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा। तो नशा करने की वजह से क्या? देखो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आप मारिवाना ले रहे हो या गांजा ले रहे हो या आप कुछ भी ऐसी चीज़ ले रहे हो, आप बेसिकली नशा ही तो कर रहे हो। आप यू फील कि मेरे को वो चीज़ मिल जाए जिससे मैं अपनी दुनिया की भूल जाऊँ, बेसिकली यही कंसेप्ट है। अब लॉजिकली समझो कि अगर सीड्स मिल रहे हैं मार्केट में, तो सीड्स जो हैं वो आपको नशा नहीं देते हैं। जो शेल्फ पे पड़े हुए हैं बिग बाज़ार वगैरह में, ऐसी जगह पे, वो नशा नहीं देता। हाँ, जो भी है, तो जहाँ पर भी है, बट वो आपको नशा नहीं करेंगे। बट अगर आप उसको यूज़ करते हो, एज एन मेडिसिन में यूज़ होता है आयुर्वेद में। सीड्स नहीं होते नॉर्मल मारिवाना, या जिसमें मैं बोलूँ कि भांग को यूज़ किया जाता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए, बट मैं उसको प्रमोट नहीं करता। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर आप एक बारी ऐसी कोई मेडिकेशन या ऐसी कोई चीज़ आप इनटेक करना स्टार्ट कर देते हो तो आप उसके यूज टू हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप मान के चलो। आप कह रहे हो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में वो हेल्प करता है हेल्प कर marijuana। सो अभी तक हमने जो सिगरेट और अल्कोहल को लेके बात करी, आप सर, उससे पहले आप दिक्कत में आ जाओगे ना, तनाव नहीं आएगा तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कैसे होगा? एरेक्टाइल ही नहीं होगा तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कैसे होगा? राइट। ठीक है, तो आप मान के चलो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से कुछ टाइम के लिए तो आप सेफर साइड ले सकते हो, ठीक है, बट आप लंबे टाइम तक उसको यूज़ करोगे तो आपका एरेक्टाइल ही नहीं होगा, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तो बात ही अलग होगी।
मतलब हम एज ए डिस्क्लेमर इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये प्री मेच्योर एजैकुलेशन में हेल्प करता है आप लोगों की इम्यूनिटी, सेक्स स्पर्म इम्यूनिटी बढ़ाने में, राइट? नॉट अ स्पर्म इम्यूनिटी, ना ही कोई ऐसा होता है। वीक करे बेसिकली मैं बता देता हूँ, हम उसको आयुर्वेद में स्तंभक की तरह देखते हैं। स्तंभक की तरह मतलब स्टॉप करने वाला आपके पूरे प्रोसेस को, ठीक है। जब आपका मेंटल लेवल स्लो डाउन हो जाता है तो आपकी हर चीज़ लेवल पे डाउन हो जाती है। मतलब मान के चलो, अगर आप मारिवाना अगर आपने कभी किया हो तो आपने देखा होगा कि आप स्लो हो जाते हैं। वो आपके पूरे शरीर को उस टाइम पे स्लो कर देता है, आपके हर एक्शन को वो स्लो कर देता है। तो इस वजह से आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ये उसका पीछे रीज़न है। दैट्स इट दैट्स इट। सर। आजकल एक नई चीज़ आ गई है, इलेक्ट्रिक सिगरेट कहते हैं, वेपराइज़र कहते हैं, जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। मेरे जानने वालों में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेप एक कैसा साधन है, क्योंकि इसमें से ना सिगरेट है, ना अल्कोहल है, ना marijuana, बट निकोटिन तो है, स्ट्रेस। अच्छा, निकोटिन तो है। मुझे निकोटीन वाली बात थी। अगर निकोटीन फ्री है तो, निकोटिन फ्री देखो फिर करोगे क्यों? क्योंकि आ रहा है निकोटीन फ्री, निकोटिन फ्री आ भी रहा है तो फिर आप करे हुई क्यों? मतलब मार्केट में तो नहीं, लीगल है इंडिया में, लेकिन हाँ। अवेलेबल तो हर चीज़ है सर। देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ समझो, जब अगर निकोटिन फ्री है तो वो तो आप सेटिस्फेक्शन आंखें बंद करके किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको निकोटिन ही नहीं मिल रहा तो आपकी वो जो यूज टू होने वाली चीज़ें हैं, जैसे अगर मेरे को नॉर्मल, अगर मैं कभी तो निकोटीन फ्री है। हुक्का, बट उसके साथ कोयल आ जाता है ना, कोयल आ जाता है, कोयल आपके लंग्स के लिए खराब है। फिर वही अब वो कहते हैं पानी से फिल्टर हो रहा है, कैसे फिल्टर हो रहा है? पानी से तो ऊपर ही रहता है धुआं उसका। ले तो कोयले का ही धुआं रहे हो आप, चाहे हुक्का ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप धुआं कोई भी चीज़ ले रहे हो, आपके लंग्स पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। मतलब जो स्टीम देते हैं हम, डॉक्टर बोल रहे स्टीम तो अलग चीज़ होगी, स्टीम इट्स वेपराइज। वेप में कौन सा वेपराइज है? उसमें तो मेरे ख्याल से केमिकल्स हैं, मेरे ख्याल से ग्लिसरीन वगैरह कुछ यूज़ करते हैं वो हैं। ऐसा। सर उसमें भी तो डालते हैं स्टीमर में कुछ। या विक्स, विक्स विक्स डाला जाती है सी- स्टीमर में। हमने कुछ डाल दिया है, ज्वाइन डाल दी है, हनी डाल दी, कुछ भी डाल दिया आपने उसके अंदर, तो आप वो इवेपोरेट, अब वो तो सिर्फ एक फ्रेगनेंस की तरह इवेपोरेट हो रहा है ना। आप अगर देखा जाए तो वो विक्स जो है वो बाद में भी आपको लगी हुई मिलेगी आपके स्टीमर के अंदर, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है आपके सांसों के साथ आपके छाती के अंदर जाकर बैठ रही है। बट ये तो तार प्रोड्यूस करती हैं, सिगरेट्स तो तार प्रोड्यूस करती हैं। लिखा भी होता है आजकल की डेट में सिगरेट्स पे भी 0.4 1.5% तार। इंडिया में नहीं लिखा होता, बट आप पोरिया वोरिया में चले जाओ, वहाँ पर सिगरेट्स के पैकेट में लिखा भी होता है तार, कि तार परसेंटेज कितनी है कितना नहीं है। नो नट नवंबर एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी आजकल चल रहा है ट्रेंड में, नवंबर के दिनों में। क्या है सर इसके बारे में? हम सर ये ना हमें भी नहीं समझ में आता। देखो अब वो नट नवंबर में मास्टरबेशन मत करो, सेक्स मत करो, ऐसा क्या? मतलब मैं कहता हूँ कि भैया आप आए हो इस दुनिया में, ठीक है, तो लो ऑर्गेजम फील करो, प्लेजर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से नवंबर, नो नट नवंबर यूजलेस है। फील योर मोमेंट्स, फील योर डे। अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स मिस कर रहे हो। सेक्स नहीं कर रहे हो, मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी कुछ मोमेंट्स को खो रहे हो। और इवन दोनों ही चीज़ें आपके स्ट्रेस रिलीफेंट की तरह काम करते हैं। अगर आपका स्ट्रेस रिलीफेंट है या स्ट्रेस रिलीफ है तो इट मीन्स कि आप अच्छे से सोच सकोगे, अच्छे से बात कर सकोगे, अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओ। तो इस वीडियो के दोस्तों एंड में हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि मास्टरबेशन एक हेल्दी टूल है जो हमें करना चाहिए डेड सेल्स को। इजैकुलेट करने के लिए भी और स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी। इस लास्ट टेक्निक से पहले एक क्वेश्चन सर मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे, फैमिली प्लानिंग करते हैं 30-35 साल की उम्र, क्योंकि आजकल लोग शादी बहुत लेट करते हैं या लेट शादी करते हैं तो फिर बच्चा प्लान करने में और भी टाइम लग जाता है। पहले हमारे माँ बाप के ज़माने में 20-21 साल की उम्र में बच्चे हो जाते थे, शादी हो जाती थी। साथ ही आज की टाइम पे 30-35 साल तक भी लोग कुंवारे बैठे हुए हैं। सलमान खान को तो छोड़ ही दो सर, सलमान लोग सब
जो जो शादी नहीं करते ना वो सलमान खान से अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है। तो वो तो पता नहीं कितने बच्चे कर चुका होगा, घूम रहे होंगे। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो सर बच्चे पैदा करना की राइट एज क्या है, और बच्चों को शादी करने के बाद बच्चे कैसे संभालना चाहिए? देखो सिंपल है, बच्चे की जो राइट एज है वो मैं कहता हूँ कि आप 30 से पहले पहले बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि 30 के बाद मेल फीमेल दोनों में ही कॉम्प्लिकेशंस आनी चालू हो जाती है। थ्रू एज हमारे स्पर्म काउंट कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे स्पर्म काउंट कम नहीं होते हैं। हम जवानी से बुढ़ापे पे जा रहे होते हैं तो हमारी चीज़ें धीरे धीरे वीक हो रही होती हैं। जैसे कि आज मान के चलो हम 20 साल में जैसा फील करते थे 30 साल में वैसा बिल्कुल फील नहीं करते। 30 साल में हम अपनी बॉडी में खुद भी वीकनेस देखते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों में पेन देखते हैं। वैसे ही हमारी एक स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होती है, वो वैसा काम नहीं कर रही जैसे वो 20 साल की एज में कर रही थी, जब वो ताजी ताजी प्रोडक्शन यूनिट में बैठी थी। थ्रू एज हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे वीक पड़ता है और उससे हमारे को स्पर्म काउंट कम मिलते हैं। रही बात बच्चों को जहाँ पर पैदा करना और उसके बाद पालने का तरीका तो सर नॉर्मल है। जब आप बच्चे कर लेते तो पेरेंटिंग खुद से ही सिखा देती है या पेरेंटिंग खुद से आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंटिंग अलग अलग लेवल की अलग हो सकती है, किसी की अच्छी किसी की बुरी, बट पेरेंटिंग आ ही जाती है जैसे तैसे करके। रही बात यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं होते और दिक्कत में, और वो ये सोचते हैं कि प्लानिंग करेंगे या कुछ हो रहे हैं, प्लानिंग अभी की नहीं है, क्योंकि समाज में वो यही बोल के चलते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो प्लान कर रहे होते हैं या वो सोच रहे होते हैं, हम वो यही बोलते रहते हैं जब तक नहीं होता कि प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। और ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो टेस्ट कराते हैं। तो उन्हीं के लिए सीड फिट मैंने बनाया है, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और साइड बाय साइड उस पर विज़िट करके आप अपने लिए एक ट्रीटमेंट, सेट ऑफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपकी स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएगा। इवन फीमेल फर्टिलिटीज़ जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी रिड कर देंगे, हटा देंगे, जिसकी वजह से आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम और भी क्वेश्चन सर से पूछ सकते थे, लेकिन हमारा समय की पाबंदी के कारण वी विल कम विद सेकंड पार्ट। आप प्लीज़ कमेंट से बताइए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सर से आज जो बातें हुई उससे और भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे और वी विल डेफिनेटली हैव अ सेकंड सेशन। सर अपने बारे में सर बताइए कि आपका कहाँ पर इन है, अच्छा लोग अगर विजिट करना चाहें आपके पास तो। सो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, हम एक फैमिली की तरह है, जहाँ पर हम एज ए को फाउंडर हैं डॉक्टर हिमांशु धवन। हमारा गुड़गांव में सेटअप है, सुशांत लोक में। आप सर्च करके भी आ सकते हैं। इवन अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप सीधा उस नंबर पे जाकर कॉल भी कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाए और उसका एक राइट सॉल्यूशन भी मिल सके। फॉर टुडे मी अंकित कोहली साइनिंग ऑफ विद मिस्टर डॉक्टर हिमांशु धवन, और मैं चाहता हूं कि आप इस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिसकी वजह से हम और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहे और आपको अवेयर करते रहे, जागरूकता बढ़ाते रहे इस देश में। थैंक यू। मी अंकित कोहली साइनिंग ऑफ।